हेलो बच्चों, आज आप लोगों के कोर्स की पहली कहानी जो ध्रुव यात्रा है उसके बारे में आपको समझाएंगे। देखिए, जो कहानी होती हैं, कहानियों से संबंधित आपके क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, चाहे तो किसी कहानी का उद्देश्य या फिर किसी कहानी का सारांश। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो अगर आप अच्छे से इसको सुनेंगे तो आप कहानी से संबंधित प्रश्न बहुत अच्छे से कर लेंगे। देखिए, ध्रुव यात्रा कहानी जो है ये जैनेन्द्र कुमार के द्वारा रचित कहानी है और ये जो कहानी है ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसमें एक सुसंस्कारित युवती के उत्कर्ष प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया गया है। ध्रुव यात्रा कहानी में दर्शन एवं मनोविज्ञान का समन्वय कर मानवीय संवेदना को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है, यानी प्रेम और दर्शन दोनों को इसमें समन्वय दोनों का दिखाया गया है। इसमें लेखक ने इस कहानी में प्रेम को पवित्र बंधन बताया है और विवाह को सामाजिक बंधन बताया है, और ये बताया है कि प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता। लेखक के अनुसार वैयक्तिक सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि अधिक श्रेष्ठ है। यानी लेखक ने यह बताया है कि जो अपना पर्सनल सुख होता है उसकी अपेक्षा जो सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि होती है, यानी सभी लोगों के लिए जो कुछ सोचा जाता है वो अधिक श्रेष्ठ होता है। और प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसना इस कहानी का प्रतिपाद्य रहा है, यानी विषय रहा है। प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसा गया है इस कहानी में। ठीक है, अब इस कहानी का सारांश देखिए जो हेडिंग वाइज दिया गया है। तो फर्स्ट हेडिंग है, विजेता के रूप में राजा रिपुदमन बहादुर। राजा होते हैं इसमें एक, आपको संक्षिप्त में हम बता रहे हैं कि इसमें एक राजा होते हैं रिपुदमन जो कि बहादुर होते हैं। तो राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव को जीत करके यूरोप के नगरों से बधाइयाँ लेते हुए मुंबई और फिर वहाँ से दिल्ली आते हैं। उनकी एक प्रेमिका होती है उर्मिला, जो कि अन्य खबरों की तरह यह खबर भी पढ़ती है, अर्थात न्यूज़पेपर में जैसे खबर छपती है तो वो न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ती है, तो उसी तरह से वो अन्य खबरों की तरह यह खबर भी पढ़ती है कि राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव को जीत करके वापस आ गए हैं, लेकिन उसके मन में किसी प्रकार की व्याकुलता या जिज्ञासा नहीं होती है। इसके बाद देखिए दूसरी हेडिंग है, राजा रिपुदमन बहादुर एवं उर्मिला के बीच प्रेम संबंध। अब दूसरी हेडिंग में यह बताया गया है कि राजा रिपुदमन एवं उर्मिला के बीच में काफ़ी पहले से ही प्रेम संबंध है, लेकिन उन दोनों ने परस्पर विवाह नहीं किया। यानी दोनों के बीच में बहुत पहले से ही प्रेम संबंध होता है पर दोनों ने विवाह नहीं किया, क्योंकि इसलिए कि रिपुदमन जो है वो विवाह को बंधन मानते हैं और परंतु प्रेम को सत्य भी मानते हैं। और एक बार क्या होता है, वो मानसिक उपचार के लिए आचार्य मारुति से मिलने आते हैं, क्योंकि उन्हें नींद कम आने की तथा मन में नियंत्रण रखने की समस्या महसूस होती है, और आचार्य उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ बताते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं है, आप एकदम ठीक हैं। इसके बाद देखिए राजा रिपुदमन जो होते हैं इनकी उर्मिला से मुलाकात होती है, और ये जो उर्मिला होती है ये इन्हीं आचार्य मारुति की ही बेटी होती है, जो कि इसमें बाद में पता चलता है। तो राजा रिपुदमन जो है वो उर्मिला से इन्होंने विवाह नहीं किया, किंतु इन दोनों के प्रेम संबंधों के कारण उनकी एक संतान है। राजा जो है वो उर्मिला से जब मिलने के लिए आते हैं तो दोनों लोग मिलते हैं, और साथ में उर्मिला जो है साथ में अपने बच्चे को भी लाती है, जिसके नाम को लेकर के दोनों के बीच में चर्चा होती है। दोनों बात करने के लिए यमुना के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां पर उर्मिला राजा से यह कहती है कि अब तुम मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी से मुक्त हो।
अब तुम निश्चिंत होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर अपना ध्यान केंद्रित करो। अर्थात ये कहती है कि मतलब हमको लेकर के तुम्हारे मन में कोई बंधन नहीं होना चाहिए, हम दोनों को लेकर के तुम हम दोनों की तरफ से पूर्णतया मुक्त हो। तुम अपना ध्यान पूरा अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो और कहती है कि तुम सिद्धि को प्राप्त करो और दक्षिणी ध्रुव को जाओ, दक्षिणी ध्रुव जाने की सलाह देती है। इसके बाद जो अगली हेडिंग है, आचार्य उर्मिला, आचार्य यानी उर्मिला के पिता द्वारा विवाह के लिए दबाव डालना। जो आचार्य होते हैं मारुति, ये उर्मिला के पिता होते हैं, तो ये उर्मिला पर विवाह का दबाव डालते हैं। राजा रिपुदमन आचार्य को बताते हैं कि उर्मिला जो है वो पहले तो विवाह के लिए तैयार थी, परंतु तब रिपुदमन नहीं तैयार थे, और गर्भधारण के बाद वे विवाह के लिए तैयार थे, मतलब बाद में वो भी तैयार हो गए विवाह के लिए, लेकिन फिर उर्मिला नहीं तैयार हुई और उर्मिला ने उन्हें ध्रुव यात्रा पर भेज दिया। जब लौट आने पर वह प्रसन्न नहीं है, यानी वो लौट आए हैं तब भी वह प्रसन्न नहीं है। वह कहती है कि यात्रा की कहीं समाप्ति नहीं होती। अर्थात उर्मिला का यह कहना है कि उत्तरी ध्रुव के बाद अब उन्हें दक्षिणी ध्रुव में जाना चाहिए, क्योंकि यात्रा की कभी समाप्ति नहीं होती है, यात्रा निरंतर चलती रहती है। और कहती हैं कि तुम सिद्धि तक जाओ जो मृत्यु के पार है। अर्थात तुम सिद्धि को प्राप्त करो, यानी कि मोक्ष को प्राप्त करो जो कि मृत्यु के पार है। आचार्य मारुति राजा को बताते हैं कि उर्मिला उन्हीं की बेटी है। अब आचार्य मारुति बताते हैं कि उर्मिला मेरी ही बेटी है और तुम दोनों लोग विवाह करके यहीं पर मेरे साथ में रहो। लेकिन उर्मिला आचार्य यानी अपने पिता की बात नहीं मानती है। अंत समय आने पर उर्मिला उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं करती, यानी जब मारुति यानी आचार्य जी का अंत समय आता है तब भी उर्मिला उनके अनुरोध को नहीं मानती है और अपने पिता से कहती है कि वो मुझे भूल जाए, अर्थात स्वयं को भूल जाने के लिए अपने पिता से कहती है। इसके बाद उर्मिला के दृढ़ संकल्प के समक्ष रिपुदमन का झुकना। उर्मिला का जो दृढ़ संकल्प होता है उसके सामने रिपुदमन जो है वो झुक जाते हैं, यानी लास्ट में उनकी बात मान लेते हैं कि दक्षिणी ध्रुव में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो राजा रिपुदमन को यह विश्वास हो जाता है कि उर्मिला किसी भी प्रकार अपने विश्वास से हटने वाली नहीं है। तो वह पूछते हैं कि उन्हें कब जाना है, तो उर्मिला कहती है कि जब हवाई जहाज़ मिल जाए। तो राजा उसी समय शटलैंड के लिए पूरा जहाज़ बुक कर देते हैं और जो कि तीसरे ही दिन जाने वाला होता है। इतनी जल्दी जाने की बात सुनकर उर्मिला जो है थोड़ी सी भावुक जरूर हो जाती है, लेकिन वह मतलब कुछ प्रदर्शित नहीं करती है कि उसके मन में किसी प्रकार की भावुकता है। तो रिपुदमन कहते हैं कि उर्मिला रूपी स्त्री के अंदर छिपी प्रेमिका की यही इच्छा है, यानी उर्मिला के अंदर जो प्रेमिका छिपी हुई है उसकी यही इच्छा है कि वो दक्षिणी ध्रुव को जाएं। फिर क्या होता है, रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव जाने की तैयारी करते हैं और इस खबर, ये अगली हेडिंग है, रिपुदमन की दक्षिणी ध्रुव जाने की तैयारी। इस खबर से दुनिया के अखबारों में धूम मच गई, लोगों में उत्सुकता का ठिकाना न रहा। उर्मिला सोच रही थी कि आज उनके जाने की अंतिम संध्या है और उनसे राष्ट्रपति ने उन्हें भोज दिया होगा, एक से बढ़कर एक बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हुए होंगे। ये सब चीज़ें वो सोचती रहती है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में जाना कोई मतलब सामान्य बात नहीं थी, इसलिए राष्ट्रपति ने उन्हें निमंत्रण दिया होगा और वहाँ पर एक से एक लोग उनको बड़े बड़े लोग उनसे मिलने के लिए आए होंगे। ये सब बातें बैठी वो सोच रही होती है। वह कभी अनंत शून्य में देखती है और कभी अपने बच्चे को देखती है, यानी बैठे बैठे गहरी निद्रा में सोच रही होती है। तो कभी अपने पुत्र को देखती है, कभी वो अनंत शून्य में देखती है, अर्थात आसमान की तरफ जहाँ अनंत शून्य है उधर देखती है। इसके बाद देखिए अगली हेडिंग है, राजा रिपुदमन द्वारा आत्महत्या करना। अब इसमें क्या होता है, राजा रिपुदमन जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। तीसरे दिन जो जाने का समय होता है तो उर्मिला ने अखबार में पढ़ा कि राजा रिपुदमन सवेरे खून से भरे पाए गए, गोली का कनपट्टी के आर पार निशान है। अखबार में विवरण
एवं विस्तार के साथ उनसे संबंधित अनेक सूचनाएं थी, जिन्हें उर्मिला ने अक्षर अक्षर सब पढ़ा, क्योंकि वो तो अखबार पढ़ना ही उसका काम था, पढ़ती रहती थी। तो उसने एक एक अक्षर पढ़ा कि राजा रिपुदमन जो है वो किस प्रकार से उन्होंने आत्महत्या कर ली। और इसके बाद अगली जो हेडिंग है, राजा रिपुदमन द्वारा आत्महत्या से पहले लिखा गया पत्र। अब देखिए, ये जो लास्ट वाली हेडिंग है, यही आपकी ये लास्ट हेडिंग है, राजा रिपुदमन द्वारा आत्महत्या से पहले लिखा गया पत्र। इसी में सारा कुछ आपको पूरी कहानी का सार इसमें नज़र आएगा कि राजा रिपुदमन ने अपने पत्र में लिखा कि, अब ये देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, इसको सभी लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ब्लैक पेन से। अब देखिए, इसमें राजा रिपुदमन ने लिखा पत्र में कि दक्षिणी ध्रुव जाने में उन्हें कोई दिलचस्पी न थी, फिर भी वे जाना चाहते थे। यानी दक्षिणी ध्रुव वो जाना नहीं चाहते थे, मतलब उनका मन नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि अब वो उत्तरी ध्रुव से आ गए हैं, वो उर्मिला के साथ में और अपने पुत्र के साथ में अच्छे से अपना जीवन बिताएं। लेकिन वो कहते हैं कि वो दक्षिणी ध्रुव जाने में उन्हें दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वो जाना चाहते थे, क्योंकि इस बार उन्हें वापस लौटना नहीं था उनको। लोगों ने इसे मेरा पराक्रम समझा, और लोगों ने क्या समझा कि ये बहुत ही बहादुर है, लेकिन यह छलावा है, क्योंकि इसका श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं दक्षिणी ध्रुव जाने के लिए तैयार हो गया, तो लोगों ने ये समझा कि मैं बहुत बहादुर हूँ, लेकिन यह छलावा है। इसलिए छलावा है क्योंकि मेरी दिलचस्पी तो है नहीं जाने में, लेकिन किसी के कहने पर, किसी के फोर्स करने पर मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो इसका श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए। वो बताते हैं कि इसका श्रेय मतलब उर्मिला को मिलना चाहिए। कहते हैं कि ध्रुव पर जाने पर भी मैं नहीं बचता या फिर नहीं लौटता। वो कहते हैं कि दक्षिणी ध्रुव जाने पर हो सकता है कि मैं ना बचता या फिर मैं वापस नहीं लौटता, और आत्महत्या करने पर भी नहीं लौटूंगा। राजा रिपुदमन अपने पत्र में लिखते हैं कि यदि मैं दक्षिणी ध्रुव चला जाता तो मैं वहाँ से भी वापस नहीं लौटता, और जब मैं आत्महत्या करूँगा तो भी मैं वापस नहीं लौटूंगा। तो कहते हैं कि मैं अपने होशो हवास में अपना जीवन समाप्त करके किसी की परिपूर्णता में काम आ रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के लिए मेरी आत्मा की रक्षा करें। वो कहते हैं कि यदि मैं दक्षिणी ध्रुव पर जाता तो भी मैं नहीं बचता, और यदि बचता भी तो मैं वापस नहीं लौटता, और आत्महत्या करके भी मैं नहीं लौटूंगा। तो कहते हैं कि ये मतलब किसी के लिए मैं अपने होशो हवास में अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ, ताकि किसी के परिपूर्णता में मैं काम आऊँ। अर्थात उर्मिला की जो इच्छा थी उसमें मैं काम आऊँ, लेकिन उर्मिला की यह इच्छा नहीं थी। उर्मिला की इच्छा थी कि राजा रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव में जाएं, भले ही वो वहाँ से वापस ना आए या फिर लौटे ही ना, वहाँ मृत्यु हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन दक्षिणी ध्रुव में जाएं। तो राजा रिपुदमन ने वहीं पर आत्महत्या कर ली। तो कहते हैं कि मैं किसी की परिपूर्णता में काम आ रहा हूँ, अर्थात किसी की इच्छा को मैं पूरी कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के लिए मेरी आत्मा की रक्षा करे। प्रिय के लिए यानी यहाँ उर्मिला के लिए कहते हैं कि भगवान मेरे प्रिय के लिए मेरी आत्मा की रक्षा करे। यहीं से देखिए यह कहानी समाप्त हो जाती है। इसके बाद देखिए आपको इसका उद्देश्य भी बता दें हम, जो कि थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। तो इसमें जब आप लिखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक एवं मार्मिक कहानी है। मार्मिक कहानी इसलिए है, मनोवैज्ञानिक तो इसलिए कि जो मन से ज़्यादा संबंधित है, मतलब सामाजिक नहीं है, क्योंकि समाज का कुछ इसमें नहीं है। और मार्मिक इसलिए है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब लास्ट में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लास्ट में जो प्रेम होता है वो उसकी दोनों लोग आपस में मिल नहीं पाते हैं। तो कहानीकार ने इस कहानी में मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में समन्वित करके एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया है। प्रस्तुत कहानी में जैनेन्द्र जी ने यह बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है तथा विवाह एक सामाजिक बंधन है। प्रेम की भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करती है। प्रेम में पवित्रता होती है तथा विवाह में स्वार्थता। प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसना ही कहानी का प्रतिवाद रहा है। देखिए, इसमें प्रेम को इसलिए पवित्र बंधन बताया गया है, और प्रेम को इसलिए
सबसे ऊपर उठ करके बताया गया है, क्योंकि यदि राजा रिपुदमन उर्मिला से विवाह कर लेते तो उर्मिला उन्हें कभी भी उत्तरी ध्रुव में या दक्षिणी ध्रुव में जाने की आज्ञा नहीं देती, उनसे नहीं कहती, क्योंकि विवाह जो है वो एक सामाजिक बंधन है, उसमें स्वार्थता आ जाती है। वो शादी के बाद जैसे कि ये होता है कि नहीं अब इनको कुछ ना हो, ये यहाँ रहें, या इस तरह से कुछ मतलब बंधन हो जाता है। लेकिन प्रेम जो होता है वह जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में और जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। तो यही इस कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य रहा है कि जो कि मतलब उर्मिला के माध्यम से दिखाई भी पड़ता है कि वह शादी के लिए बराबर क्यों मना करती है, क्योंकि वो जानती थी कि यदि शादी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा, तो वो सामाजिक बंधन में बंध जाएंगे और वो अपने जीवन का जो उनका लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यही इस कहानी का प्रतिपाद्य रहा है और इसमें लेखक को पूर्णतः सफलता मिली है। अपने प्रतिपाद्य को प्रकट करने में कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है, ये आप जरूर लास्ट में लिखेंगे। कहानीकार के अनुसार, अब कहानीकार के अनुसार जो ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, वैयक्तिक सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि अधिक श्रेष्ठ है। इसमें यही कहानी में बताया गया है कि वैयक्तिक सुख यानी वो यदि वो विवाह कर लेते तो उनका वैयक्तिक सुख हो जाता है, अपना पर्सनल हो जाता है कि अपने परिवार में वो अपने खुश हैं। लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि जो होती है, सार्वभौमिक जो सभी से संबंधित होती है, अलौकिक उत्कृष्ट एक होती है जो उपलब्धि जो प्राप्त होती है वो अधिक श्रेष्ठ होती है, वो प्रेम से भी ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। अतः प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य रहा। इसलिए इस कहानी में प्रेम को ही सर्वोच्च दिखाया गया है, क्योंकि प्रेम के द्वारा ही व्यक्ति सब कुछ पा सकता है, उसके अंदर स्वार्थ नहीं रहती है और वो सभी के हितों को सोच करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो इसलिए इसमें प्रेम को सर्वोच्च दिखाया गया है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। ये आप लास्ट में ज़रूर बताएंगे कि इसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। तो ये हो गया इसका उद्देश्य और सारांश दोनों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि किसी किसी का क्लास में ये मिस हो गया था, समझ नहीं पाए थे वो, तो पढ़ने से ज़्यादा सुनने से अच्छा समझ में आता है। तो आप लोग उनको ज़रूर एक बार शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।